हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की हम अपनी इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक, यानी उसी चैप्टर का अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है लीगल रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोविजंस ऑन शेयर अलॉटमेंट। जब हम लोग मार्केट में शेयर इश्यूज करते हैं या शेयर अलॉट करने की बात करते हैं, तो वहां पे कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हम लोगों को फॉलो करना ही पड़ता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस है विच आर रेगुलेटेड बाय कंपनीज एक्ट एंड सेबी गाइडलाइंस। आपको मैं सिंपल बता दूं कि मार्केट में जो भी काम होता है, मतलब कि ये जो कंपनी से रिलेटेड या यूं कहूं कि जो शेयर से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, इसमें आपको दो लोगों की बातों को फॉलो करना होता है। एक होता है कंपनीज एक्ट होता है और एक होता है आपका सेबी। जिसमें बेसिकली सेबी पहले आता है, बाद में कंपनीज एक्ट आता है, एज इट इज रिलेटेड टू शेयर्स। अगर शेयर से रिलेटेड है तो पहले कौन आएगा? सेबी आएगा, देन कौन आएगा? कंपनीज एक्ट आता है। राइट, तो इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हम लोग को फॉलो करने ही पड़ते हैं। तो चेक कर लेते हैं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन कौन से हैं। इसमें काफी सारे क्वेश्चंस है जो आपको 1 मार्क्स में आ जाता है, पॉइंट्स में आ जाता है, एमसीक्यूज में आता है, और समटाइम्स ये क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले में भी आ जाता है, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आता है। इसमें आपकी पॉइंट्स तो काफी सारे, लेकिन आपको सारे लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर मान लीजिए 3 मार्क्स का है तो आपको 6 to 7 पॉइंट लिखना है, 4 का आया तो 4 to 8 और 8 to 9 पॉइंट्स लिखना होता है। ठीक है, उसके जितने मार्क्स का होगा उसका डबल ही लिखना सीधा, एज ये एक 1 लाइन आ रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बाय पब्लिक कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेबी गाइडलाइंस। तो मैंने वो क्लियरली बोल दिया, शेयर से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं या आपका एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो गया, वो कौन हैंडल करता है? सेबी, देन कंपनी एक्ट। These legal restrictions ensures transparency, fairness, protection of investors' interest during public issues of shares. Some key restrictions and provisions include। अच्छा, ये सारे restrictions लाने का रीजन क्या है? सो दैट कि जो मार्केट में काम हो रहा है अलॉटमेंट का या शेयर इशू का, वो ट्रांसपेरेंट हो। फेयरनेस का मतलब ईमानदारी से हो। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट है, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट मतलब उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका है नो इशुएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। याद रखना है कि कभी भी आप जब आईपीओ निकालते हो, आईपीओ मतलब जब आप पहली बार मार्केट में शेयर इश्यूज करते हो, सो इन दैट केस आप कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हो। तो क्वेश्चन है फिर इशू कैसे कर सकते हैं? आप चाहे तो फेस वैल्यू पे इशू करो, चाहे तो प्रीमियम पे, बट never below the face value. Never below the face value means never at a discount. Right? A company is prohibited from issuing shares at discounted price in a public issue. The share must be issued at either their face value or premium. तो इसमें तीन बातें याद रखनी है कि कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो चाहे तो फेस वैल्यू या प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज रिजर्वेशन फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो ये याद रखना, ये प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रीड किया था कि 10% शेयर्स रिजर्व है बाय द सेबी। किसके लिए है? रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। नाउ द थर्ड वन, मैंडेटरी यूज ऑफ आसबा। इट मींस चाहे जो भी अप्लाई कर रहा हो, आपको पता देयर आर नंबर ऑफ पार्टीज और नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हु अप्लाई फॉर आईपीओ, हु अप्लाई फॉर अ शेयर एप्लीकेशन, बट ये सारे के सारे पर्सन को किसके थ्रू अप्लाई करना पड़ता है? आसबा के थ्रू। व्हाट इज आसबा? तो आसबा मींस एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था प्रीवियस क्लास में, आप एक बार उसको देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि आसबा का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स वेदर रिटेल, institutional, high net worth individual are required to apply through ASBA process. Number 4, कंप्लीशन ऑफ पब्लिक इश्यू विद इन 10 days। यानी जो पूरा का पूरा एक वर्क होता है, मतलब मार्केट में ये प्रोस्पेक्टस इश्यू करने का, फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन का, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, लिस्टिंग का, ये पूरा का पूरा जो काम है ये कितने दिन में हो जाना चाहिए? विद इन 10 days। यानी शेयर वर्क का, आई मीन शेयर का जितना भी वर्क होता है, इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 10 days। सो आपका फोर्थ पॉइंट क्या है? विद इन 10 days। फर्स्ट पॉइंट क्या था? नो इशुएंस ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट। नंबर 2, रिटेल इन्वेस्टर यानी रिजर्व फॉर रिटेल इन्वेस्टर। नंबर 3, मैंडेटरी यूज ऑफ आसबा। एंड नंबर 4, कंप्लीशन ऑफ पब्लिक इशू विद इन 10 days। अब इसमें क्या क्या आ जाता है इसमें आपके पॉइंट में? तो पॉइंट की बात करें, इंटायर प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग द सब्सक्रिप्शन, यानी कब से स्टार्ट हो रहा है, रिसीविंग एप्लीकेशन, अलॉटिंग शेयर, लिस्टिंग ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एंड ये सारे प्रोसेस आपका कितने दिन में हो जाना चाहिए? 10 दिन में हो जाना चाहिए। और उसके बाद आपका जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है। ट्रेडिंग का मतलब परचेस एंड सेल ऑफ शेयर्स इन अ स्टॉक एक्सचेंज। नंबर 5, डीमेट अकाउंट रिक्वायर्ड। इट मींस कि कोई भी पर्सन, द वन हु इज अप्लाइंग और अप्लीकांट्स at least have a demat account for applying the shares, right? तो यहाँ पे अभी देखो क्या लिखा है, it is compulsory for applicants to hold demat account for applying for shares।
इट मीन्स कि अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है देन इन दैट केस आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये आप लोगों ने ओसी में भी रीड किया होगा, आपका जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें शेयर्स के बारे में है, तो वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि डीमेट अकाउंट का कंसेप्ट क्या है। कि प्रेजेंट सिचुएशन में, यानी जो प्रेजेंट मार्केट सिनारियो है, यहाँ पे अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को परचेस करना चाहते हो और यू वांट टू इन्वेस्ट, आईपीओ सब्सक्राइब करना चाहते हो, इन ऑल दैट केस आपके पास क्या होना चाहिए, डीमेट अकाउंट होना चाहिए। इन द अलॉटेड शेयर्स विल बी क्रेडिटेड डायरेक्टली to the applicant's demat account. The next one is the minimum subscription. अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला जो केस है वो मैंने पिछली क्लास में एग्जांपल देके एक्सप्लेन किया था कि जो अंडर राइटर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं इन सब चीजों में। तो आपको याद रखना है एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयर्स, ये थोड़ा क्या, at least 90% of share issued excluding those underwritten must be subscribed to the public. If the company fails to receive application for 90% of the share, the issue cannot proceed and the application will be refunded. That's why ये जरूरी है कि आपका जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90% होना चाहिए। The next one is a book building process. Companies are required to issue shares through the book building process if they meet certain criteria set by the SEBI. The process involves investors bidding for share at different price level and the final price is determined based on demand. अब ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या है? बुक बिल्डिंग प्रोसेस का मतलब यहाँ पर ये है कि कंपनी एक प्राइस डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक कंपनी है जिसका नाम है ABC लिमिटेड और ये मैंने मार्केट में शेयर इशू किया हुआ है और इसकी जो प्राइस मैंने डिसाइड किया वो डिसाइड किया 58 से लेके 88 रुपीज तक। सो इट मींस पब्लिक जो है यानी जो इन्वेस्टर्स है ये 58 से लेके 88 के बीच में कोई भी प्राइस कोट कर सकते हैं, बट द प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय एट द एंड ऑफ फाइनल, मतलब द फाइनल प्राइस इज डिसाइडेड इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द डिमांड, यानी फाइनल एंड में जैसा डिमांड होगा, जैसा सिचुएशन होगा, उसके बेस पे आपका जो शेयर का फाइनल प्राइस है दैट विल बी डिसाइडेड। क्लियर है? इसी को क्या बोलते हैं? बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 7। सो पॉइंट नंबर 1 क्या था? पॉइंट नंबर 1 था सबसे पहले डिस्काउंट प्राइस था। पॉइंट नंबर 2 क्या था? आपका रिटेल इन्वेस्टर्स। पॉइंट नंबर 3 मैंडेटरी फॉर आसबा और आसबा। पॉइंट नंबर 4 क्या था आपका? कंप्लीशन ऑफ पब्लिक इशू विद इन 10 डेज। नंबर 5 डीमेट अकाउंट। नंबर 6 मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड नंबर 7 इज बुक बिल्डिंग प्रोसेस। क्लियर? इतना आपको सिर्फ वन वर्ड याद रखना है। नंबर 8 इज सैंक्शनड प्रोस्पेक्टस। सैंक्शन प्रोस्पेक्टस का मतलब आपको सेबी से परमिशन लेना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले। द शेयर आर इशूड एट अ फिक्स्ड प्राइस एंड द कंपनी मस्ट गेट द प्रोस्पेक्टस सैंक्शन बाय द सेबी। फॉर शेयर्स issued via the book building process, the company must get red herring prospectus approved by SEBI which contains detail about the offer except the final issue price. याद रखना है अगर बुक बिल्डिंग प्रोसेस है जैसा मैंने एग्जांपल दिया तो उसमें कौन सा प्रोस्पेक्टस होता है? उसका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। याद रखना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एग्जाम में एमसीक्यूज में आता है तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसका मतलब क्या होता है कि जो फाइनल प्राइस होगा वो कब डिसाइड होगा? एट द एंड ऑफ प्रोसेस, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन इज मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी। अच्छा, इसके पहले क्या था? मिनिमम सब्सक्रिप्शन था और ये क्या है? मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी। मिनिमम शेयर एप्लीकेशन में क्या है? मिनिमम ऑफ 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स और एन अमाउंट स्पेसिफाइड बाय सेबी मस्ट बी पेड बाय द एप्लीकेंट्स एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर अ शेयर्स। इट मींस अगर शेयर की प्राइस 100 है तो मिनिमम 5% दैट इज 5 रुपीज मस्ट बी पेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर है? द नेक्स्ट वन इज एग्रीमेंट फॉर लिस्टिंग। आपको पता है जैसे ही सारा प्रोसेस फिनिश होता है, हम लोगों ने अलॉटमेंट वाले प्रोसेस में रीड किया था, जो लीड मैनेजर होता है उसको क्या करवाना होता है? शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में इंश्योर करना होता है कि भाई वो क्या हो जाए? लिस्टेड हो जाए, सो दैट इट कैन बी ट्रेडेड। नेक्स्ट वन इज एग्रीमेंट विथ डिपोजिटरीज। इट मींस जो कंपनीज होती हैं दे मस्ट हैव also sign the respective depository companies to facilitate the crediting of shares to the investors demat account। यानी जो डीमेट अकाउंट है उसमें शेयर्स कहां से जाने वाला है? तो ये डिपोजिटरी कंपनीज के थ्रू जाता है। सो उसके लिए भी कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? कंपनीज को। ये कंपनी करने वाली, ठीक है, पब्लिक नहीं। द नेक्स्ट वन इज डिस्क्लोजर ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे देखो क्या मिला है, आई मीन क्या लिखा है? द कंपनी मस्ट डिस्क्लोज डिटेल्स अबाउट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड इट इन इट्स प्रोस्पेक्टस। दिस इंश्योर्स दैट इन्वेस्टर्स आर अवेयर ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट मस्ट बी सब्सक्राइब टू इट फॉर द इशू टू बी कंसिडर्ड सक्सेसफुल। अब इसका मतलब क्या है वो सुनो। जैसे आप कभी भी किसी कंपनी का आईपीओ चेक करोगे तो उसमें मेंशन होता है कि अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर्स है, तो मैं आरिया लिख देता हूं, अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर्स है तो जैसे उसको मान लेते हैं 14,000 अप्लाई करना है, तो 14,000 के बाजू में से पर लॉट लिखा होगा
जाएगा और फिर ऐसे मेंशन होता है 1 लॉट इज इक्वल टू 40 शेयर्स। सो क्लियरली मेंशन होगा भाई एक शेयर की जो प्राइस है वो कितनी है, 40 रुपीज है, और आपको एक लॉट परचेस करना पड़ेगा, और एक लॉट में आपको, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, एक लॉट आपको परचेस करना है तो आपको 14,000 रुपीज पे करना पड़ेगा, और एक लॉट में आपको कितने शेयर्स मिल जाएंगे, 40 शेयर्स मिल जाएंगे। ये पूरा डिटेल आपका मेंशन करना पड़ता, तो यहाँ पे वही लिखा है, क्या लिखा है, द कंपनी मस्ट डिस्क्लोज डिटेल्स अबाउट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड इट्स प्रोस्पेक्टस। सो अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर है तो उसको मिनिमम कितना अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 14,000 रुपीज एटलीस्ट पे करना होगा। दिस इंश्योर्स दैट इन्वेस्टर्स आर अवेयर ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट मस्ट बी सब्सक्राइब फॉर द इशू टू बी कंसिडर सक्सेसफुल। तो यहाँ पे हो गया ना कि अगर वो 14,000 पे नहीं करते तो उनका जो शेयर है वो कंसिडर नहीं होगा। क्लियर है। द नेक्स्ट वन इज minimum net worth requirement. The company must have a minimum net worth as prescribed by SEBI to be eligible for making a public issue of shares. मतलब ये है कि कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है कि चलो आज मन हुआ तो शेयर इशू कर देते हैं। देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया विच आर डिसाइडेड बाय द सेबी, लाइक मिनिमम नेटवर्थ, कि इतनी आपकी कैपिटल होना चाहिए, इतनी आपकी वैल्यूज होनी चाहिए, इतना आपका एसेट होना चाहिए, देन आफ्टर दैट यू कैन इशू योर शेयर्स टू द पब्लिक। ओके, नाउ द लास्ट वन इज अ लॉक इन पीरियड फॉर प्रमोटर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, आपके अकाउंट्स में भी ये टॉपिक है, लॉक इन पीरियड। सो लॉक इन पीरियड का मतलब क्या होता है, इफ द प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी हैव आल्सो परचेज शेयर्स इन अ पब्लिक इशू। ध्यान से सुनना, अगर पब्लिक इशू के टाइम पे उसके जो प्रमोटर्स हैं उन लोगों ने भी कुछ शेयर परचेस कर लिया है, इन दैट केस दे कैन नॉट सेल दीज शेयर्स फॉर अ पीरियड डिफाइंड बाय सेबी। एक महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, ऐसा जो सेबी है वो रूल्स लगा देगा कि भाई आप इस टाइम पीरियड में आप अपने शेयर सेल नहीं कर सकते। किसके लिए रूल्स होता है, सिर्फ प्रमोटर्स के लिए। तो हम लोगों के लिए रूल्स नहीं। अगर मान लो मुझे कोई कंपनी का आईपीओ मिला तो मैं चाहूँ तो अगले दिन ही सेल कर सकता हूँ, राइट, लेकिन प्रमोटर्स नहीं कर सकते। एंड दिस पीरियड इज रेफर्ड टू एज अ लॉक इन पीरियड एंड इट इंश्योर्स द प्रमोटर्स मेंटेन देयर स्टेक इन अ कंपनी फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, सो दैट अदर लोगों को भी ट्रस्ट हो। ऐसा नहीं कि लोग पैसे लेके खुद इंजॉय करे और पब्लिक फंस जाए। दैट्स वाई ये सारी चीजें हैं। तो ये हो गया आपके टोटल 14 पॉइंट्स हो गए। आई होप कि ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। याद रखना है, हेडिंग से याद रखोगे तो अंदर का अपने आप हो जाएगा, आपको पूरा लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। डीमेट अकाउंट रिक्वायरमेंट हमको पता है, डीमेट अकाउंट होना चाहिए, किसका होना चाहिए, जो एप्लीकेंट है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन दैट शुड बी 90%, 90% नहीं है तो एप्लीकेशन का अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा। बुक बिल्डिंग प्रोसेस है, तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस का मतलब मैंने बता दिया कि बुक बिल्डिंग के थ्रू ही होना चाहिए, और इन्वेस्टर्स जो है डिफरेंट प्राइस लेवल पे डिमांड करते हैं, आई मीन डिफरेंट प्राइस लेवल पे अप्लाई करते हैं, और जो फाइनल प्राइस होगा वो डिटरमाइन होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। तो इस तरीके से आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा, बस आपको एक बार रिवाइज की जरूरत पड़ेगी इन केस अगर आप अच्छे से नहीं सुन पाते हो तो। अगर अच्छे से सुनोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका इरेगुलर एंड इलीगल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अगर मुझे लगेगा कि टाइम टेकिंग है टॉपिक तो मैं दोनों को सेपरेट करूंगा, अदरवाइज आपका इरेगुलर एंड इलीगल जो है वो साथ में हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।